हेलो एंड वेलकम बैक। हम लोग जो पिछले वीडियो में कर रहे थे, हम लोग 12 क्वेश्चन तक किए थे, 1 से 12 क्वेश्चन तक। आज हम लोग इस वीडियो में 13वां क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि रेडियो सक्रिय नाभिक निम्न दंड से क्रमानुसार क्षय करता है। क्या बोलता है? रेडियो सक्रिय नाभिक निम्न दंड से क्रमानुसार क्षय करता है। तो क्या है? एक नाभिक है जो ए है, एक परमाणु का नाभिक है जिसका नाम क्या है? ए। उसे अल्फा बीटा गामा, आपको पता है ना, रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा बीटा गामा जैसे रेज निकलते रहते हैं, ऐसा कण सब निकलते रहते हैं। तो क्या होता है कि ये क्या है कि यदि नाभिक ए के लिए परमाणु वो द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान कितना 238, कितना है 238 हो तो नाभिक ए के लिए इन संख्याओं का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए समझते हैं। अगर अल्फा निकलता है तो क्या होता है? आपको पता है अल्फा हीलियम का नाभिक की तरह है, यानी हीलियम का जो परमाणु उसमें उसका परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान 4। तो अल्फा क्या है कि अल्फा जब निकलेगा ना तो परमाणु संख्या 2 घट जाएगा, निकल गया तो 2 घट जाएगा ना, और द्रव्यमान क्या होगा? 4 घटेगा। 4 क्या होगा? घटेगा। द्रव्यमान भी घटेगा और परमाणु संख्या भी घटेगा। कितना कितना? हीलियम बोलते हैं, अल्फा निकलेगा तो 2 परमाणु संख्या घटेगा और द्रव्यमान 4। अब देखिए यहाँ पे फिर बीटा निकलेगा क्या होगा? आपको पता है कि होना चाहिए कि बीटा इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। किसकी तरह होता है? इलेक्ट्रॉन की तरह। तो जब बीटा इलेक्ट्रॉन की तरह होता है तो आप देखिए एक बात को कि बीटा निकलने से क्या हो रहा है, समझिएगा अच्छे से। बीटा निकलने से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब क्या हुआ? एक परमाणु संख्या घट गया ना, नेगेटिव साइन आ गया तो क्या होगा? परमाणु संख्या बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो समझिएगा बात को। एक होता है कि परमाणु बढ़ता है, एक परमाणु क्या होता है? एक परमाणु संख्या उसका क्या होता है? इंक्रीज होता है। और द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग ना के बराबर मानते हैं। तो बीटा निकलेगा तो क्या होगा? समझिएगा। बीटा निकलेगा तो होगा अल्फा निकलेगा तो घटेगा क्या? परमाणु संख्या, और 4 घटेगा क्या? परमाणु द्रव्यमान। ये बॉक्स आप याद रखिए, इस बॉक्स को आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है। बीटा निकलेगा, एक बढ़ेगा क्या? तो परमाणु संख्या, लेकिन द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं, नो चेंज। गामा निकलेगा तो नो चेंज, परमाणु संख्या में भी नहीं और द्रव्यमान में भी नो चेंज। ऐसा क्या हुआ? गामा के पास ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही इसमें कोई आवेश होता है, उदासीन होता है। जब उदासीन है तो ना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ फर्क पड़ेगा और ना ही कोई आवेश आती है द्रव्यमान, तो कोई द्रव्यमान में फर्क पड़ेगा। लेकिन बीटा क्या है कि नेगेटिव आवेश होता है तो परमाणु संख्या बढ़ता है। अल्फा क्या है कि पॉजिटिव होता है तो घटता है। क्या होता है? घटता है। यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ क्या आंसर आएगा? ए से अल्फा निकला, क्या निकला? अल्फा। तो ए का मान कितना है? देखिए 92 और 238, 238, 92 और 238। देखिए क्या होगा यहाँ पे? अल्फा निकला, 2 क्या होगा? घटेगा ना, तो 92 से कितना होगा? 90। कितना होगा? 90, 2 घट गया और क्या होगा? ये 234, 38 से 4 घटेगा। अब बीटा निकालें, क्या होगा? देखिए ए क्या होगा? परमाणु संख्या क्या होता है? एक बढ़ता है, क्या हो गया? 90 से 91। और क्या घटता है? तो ये क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? घटता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। सॉरी, परमाणु द्रव्यमान नो चेंज, कोई चेंज नहीं, जितना है उतना आ गया। गामा निकलेगा तो ये होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 234 है 234 और 91 का 91। ठीक है, 91 का 91। अब आप देखिए 238, 92, 234, 90, 234, 91 क्या है कि क्या होगा? इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये क्या होगा? यहाँ पे एक बढ़ जाएगा और फिर इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, वही रह जाएगा। तो आप देखिए इसको, देखिए फोटो लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको एक होमवर्क देते हैं, इसको मिटा करके एक होमवर्क देते हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये आता है बहुत बार, ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, चाहे ऑब्जेक्टिव में आ जाए या सब्जेक्टिव में आ जाए, तो आपको ये अगर पता होगा तो फिर आप बना सकते हैं।
एक बड़ा सा होमवर्क देते हैं। मान लीजिए एक परमाणु है, उसका परमाणु संख्या है 96 और ये है 245। मान लीजिए कुछ भी है, पता नहीं क्या है। इससे पहले निकला बीटा, A1 हो गया, फिर निकला अल्फा, A2 हो गया, फिर निकला गामा, A3 हो गया, फिर निकला अल्फा, A4 हो गया, फिर निकला बीटा, A5 हो गया, फिर निकला अल्फा, A6 हो गया, और फिर निकला गामा, A7 हो गया। आपको जैसे हम बनाए थे ना ये 3 के लिए, आपको हिसाब के लिए बना के आपको क्या करना है, बना के रखना है, कल हम लोग इसको मिलाएंगे। और अगर आप बना ले तो मेरा इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, अगर बन जाएगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, बना के सॉल्व करके इसको व्हाट्सएप कीजिए। ऐसा इसलिए कि ये बहुत बार आता क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या आता है, बहुत बार आ चुका है, ऑब्जेक्टिव में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, बहुत बार आ चुका है और सिंपल है। ये कॉन्सेप्ट लगाइए और बन जाएगा ये। अब देखिए आपकी क्वेश्चन क्या है, ये बोलता है क्वेश्चन कि एक पीएन संधि है, पीएन संधि का बना पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अब दृष्टिकारी क्या होता है, रेक्टिफायर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। आप अगर पढ़े होंगे अपने क्लास में रेक्टिफायर के बारे में। ये क्या होता है कि देखिए बहुत सारे जो मशीन है ना, उसको एसी करंट नहीं चाहिए। जैसे हम लोग घर में कौन सा आता है, ट्रांसफार्मर से आता है एसी करंट, पता है ना, अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन उसको चाहिए नहीं, उसको चाहिए होता है डीसी। क्या चाहिए होता है, डीसी, जो कि क्या मिलता है, जनरली बैटरी से मिलता है। तो बहुत सारा मशीन को एसी करंट नहीं चाहिए, तो उस चीज को, एसी करंट को डीसी करंट में जिस मशीन से बदलते हैं ना, उस मशीन का नाम है रेक्टिफायर। लिख देते हैं यहाँ पे कि एसी को क्या बदलते हैं, डीसी बदलते हैं। जिस मशीन से बदलते हैं, जिस मशीन से बदलते हैं, उस मशीन का नाम क्या है, दृष्टिकारी या रेक्टिफायर। तो 2 तरह की दृष्टिकारी होता है, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी। अभी क्या क्या है कि 2 तरह का है, एक पूरा तरह से पूरा करेगा, मतलब दोनों तरफ का धारा को भेजेगा, एक होता है कि आधा होता है, समझिएगा। तो यही है क्या कि जैसे समझिए, ये क्या है, एसी सोर्स। मतलब एसी सोर्स क्या होता है कि ये क्या करता है कि ये इस तरह से रखना, देखिए इस तरह से धारा पाता है, इस तरह से, ये इस तरह से ऊपर भी गया और नीचे भी गया, ऊपर भी गया और नीचे भी गया। बट डीसी में क्या आता है, सिर्फ ऊपर से, सिर्फ क्या आता है, ऊपर से, नीचे नहीं बनता है। तो समझिएगा ये क्या करता है, ये क्या करता है, क्या होगा समझिएगा। एसी क्या करेगा कि एक बार पहले करंट इधर से भेजेगा, फिर एक चक्कर जैसे पूरा हुआ, फिर क्या करेगा, उल्टा भेजेगा। मतलब एक बार इधर से एक चक्कर हुआ, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, तो क्या है, उल्टा पुल्टा। एक बार इधर से गया तो एक बार ये क्या करेगा, एक बार इसको इधर से भेजेगा, फिर हो गया, फिर इधर से भेजेगा, फिर क्या करेगा, इसको इधर से भेजेगा, उल्टा। एकदम हर चक्कर में क्या करेगा, उल्टा करेगा। ये ऊपर से फिर नीचे से, फिर ऊपर से फिर नीचे से, इस तरह से। अब आप देखिए क्या होता है यहाँ, यहाँ क्या होता है कि इसमें क्या है कि समझिएगा, ये क्या किया, मान लीजिए करंट भेजा इधर से, यहाँ से भेजा और यहाँ आया पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ऑब्वियसली एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ निगेटिव, धारा बहेगा। यहाँ देखिए ये क्या है, पी टाइप, ये क्या है, एन टाइप। तो यहाँ कौन सा क्या बोलते हैं, कौन सा अभिनीति हुआ, तो उत्क्रम, कौन सा, सॉरी अग्र, कौन सा हुआ, अग्र। इसको अगर अभिनीति में जोड़े, यानी फॉरवर्ड बाइस किए, फॉरवर्ड बाइस किए, समझिएगा। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को नेगेटिव से, पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ निगेटिव, पी टाइप को नेगेटिव और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़े हैं। ये क्या हो गया, उत्क्रम हो गया। क्या हो गया, उत्क्रम अभिनीति। अब आप देखिएगा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड बाइसिंग में अगर अभिनीति में धारा बहता है और रिवर्स में नहीं बहता है, सामान्य केस में, सामान्य केस में क्या होता है, धारा बहता है और रिवर्स में नहीं बहता है। अब देखिएगा यहाँ क्या होता है, यहाँ देखिए, इसको भी आप पॉजिटिव क्या किया, धारा बढ़ दिया, क्या कहा है, किस क्रम में जुड़ा है, अग्र अभिनीत, तो धारा क्या बहने दिया, देखिएगा समझिएगा, धारा क्या क्या बहने दिया। अब क्या समझिएगा, आपकी क्या हुआ कि अब उल्टा हुआ, धारा क्या हुआ, उल्टा हुआ, निगेटिव आया, यहाँ आया पॉजिटिव, अब निगेटिव आया, पॉजिटिव आया, ये उल्टा हो गया, ये क्या हो गया, उत्क्रम जुड़ गया। और इस केस में क्या हो गया, उत्क्रम अभिनीति हो गया। और इस केस में क्या हो गया, यहाँ पे अग्र अभिनीति, समझिएगा, अग्र अभिनीति हुआ।
अब थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा, इतने से समझना है। ये तो धारा नहीं बढ़ेगा, ये बोलेगा ना, ये कह देगा ना, बट क्या होगा कि इधर से देखिए, इधर से बहेगा ना, तो इधर से धारा बह जाएगा, इधर से क्या होगा, धारा बह जाएगा, इधर से धारा क्या होगा, बह जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि देखिएगा, तो इस बार भी इसको किधर से मिला, पॉजिटिव से मिला, निगेटिव तो मिला नहीं, निगेटिव से तो नहीं मिला, किससे मिला, पॉजिटिव से ही मिलेगा, ऊपर से भी पॉजिटिव से ही मिला। क्या होगा, इस बार भी ग्राफ ऐसा बना, इस बार बना इस तरह से, फिर क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। अब देखिए कि पहले जो हम इनपुट किए थे, जो हम डाले थे, वो था एसी में, अब आउटपुट क्या आया, डीसी में। तो ये क्या करता है कि एसी को डीसी बनाता है, क्या करता है, एसी को डीसी बनाता है। ऐसा मशीन जो एसी को डीसी बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण तरंग निष्ठकारी या स्पर्शिक निष्ठकारी। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, इसको एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा निकलने से क्या प्रभाव पड़ेगा उस कण पर। वो किसी कण से अल्फा बीटा निकलता है, किसी पदार्थ से अल्फा बीटा और गामा कुछ भी निकलता है तीनों में से, तो आवर्त सारणी में क्या प्रभाव पड़ेगा, आप समझिएगा बात को। अगर किसी वस्तु से अल्फा निकला तो क्या होता होगा बताइए, तो क्या होता है कि 2 परमाणु संख्या घटता है और 4 परमाणु द्रव्यमान घटता है। 2 परमाणु संख्या घटा और 4 परमाणु द्रव्यमान घटा। दूसरी बात यह है कि आवर्त सारणी जो बना है हम लोग का, वो जो बना है किस पे बना है, तो आवर्त सारणी बना है, ये बना है हम लोग का परमाणु संख्या पर, ना कि परमाणु द्रव्यमान पर। यानी परमाणु जैसे मान लीजिए 1 है, 1 पर रखा, 2 है फिर 2 पर रखा, 3 है फिर 3 पर रखा, इस तरह करके बनाया गया है आवर्त सारणी को, बनाया गया है ना। तो अपना आवर्त सारणी जो बना है वो बना है परमाणु संख्या से। किससे बना है, परमाणु संख्या से बना है। तो अगर किसी भी कण से अगर अल्फा कण निकलता है, अल्फा कण निकलता है, क्या होगा कि परमाणु द्रव्यमान कुछ भी बदले उससे फर्क नहीं पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, परमाणु संख्या पे। तो 2 कम हो जाएगा, क्या होगा, पहले 92 था, क्या हो जाएगा 90, पहले 82 था, क्या हो जाएगा 80, तो क्या होगा कि 2 घर पीछे हट जाएगा ना, 2 घर क्या होगा, पीछे हट जाएगा। और अगर बीटा निकले तो क्या होता है, एक परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, 90 91 80 81 82 83, तो क्या होता है, दो एक एक परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है, समझिएगा। तो अल्फा लिखा है साफ, जब किसी नाभिक से अल्फा कण निकलती है तो उस तत्व की परमाणु संख्या 2 कम और परमाणु द्रव्यमान 4 कम हो जाती है। ये बात तो सही है, जिससे वह परमाणु अपने जगह से, यानी अपने जगह बोलिए या अपने कक्षा बोलिए, 2 स्थान पीछे चला जाता है। मतलब अगर वो यहाँ पे 2 घर पीछे चल जाएगा, जहाँ अपना 92 वाला घर था, तो क्या होगा कि उसको क्या करता है, अपना जगह से 2 स्थान पीछे चल जाएगा, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, घट गया, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, घट गया। यहाँ क्या है, जब बीटा का निकलता है तो परमाणु संख्या 1 बढ़ता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं, कुछ भी है, जैसे 238 है 238 रहेगा, 240 है 240 रहेगा, जब बीटा निकले, कब क्या हो, जब बीटा निकले। लेकिन परमाणु संख्या क्या होगा कि 90 91, तो इसका परमाणु संख्या 1 बढ़ जाएगा, द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे तत्व अपनी कक्षा से, अपनी जगह से एक जगह आगे बढ़ जाएगा, एक जगह क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। मतलब पहले इधर था, अब क्या एक जगह आगे बढ़ गया, पहले पिछले अल्फा निकलेगा क्या होगा, 2 घर पीछे, अब बीटा निकलेगा 2 घर आगे, गामा निकलेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, गामा निकलेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो उसमें लिखिएगा कि जब गामा का निकलता है तो तत्व का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए जिससे तत्व अपने जगह से कहीं अपनी जगह कुछ बदलेगा नहीं, कहीं जाने वाला नहीं है। तो आप देखिए इसको, बहुत सिंपल आंसर था। अब देखिए एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मॉड्यूलेशन समझाएं और इसके प्रकार का वर्णन करें। अब हम लोग देखते हैं मॉड्यूलेशन क्या होता है। देखिए मॉड्यूलेशन एकदम सिंपल है, जैसे समझिए बात को कि आपका चाचा जी है और उसको हम लोग स्टेशन पहुंचा रहे हैं, हमको वो चाचा जाएंगे कानपुर, कहाँ जाएंगे, कानपुर जाना है, समझिएगा बात को। तो क्या आप चाचा जी को ऑटो में बैठा के कानपुर ले जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही अजीब है। क्या चाचा जी जाएंगे ऑटो पे बैठ के, बहुत टाइम लगेगा और हम लोग जाना भी नहीं चाहेंगे और बहुत ज्यादा खर्च भी होगा, मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, चाचा जी को ट्रेन पे चढ़ाएंगे, कहाँ चढ़वाएंगे, ट्रेन पे चढ़ाएंगे, समझिएगा बात। तो मॉड्यूलेशन सेम है, एक आपके घर में चाचा जी आए हैं, आप उनको कहाँ भेज रहे हैं, आप उनको जाना है कानपुर, कहाँ जाना है, कानपुर। तो क्या आप चाचा जी को ऑटो पे बैठवा के भेजाइए, कानपुर जाएंगे, नहीं जाएंगे, उनको क्या करेंगे, ट्रेन पे बैठाएंगे, क्या करेंगे, ट्रेन पे बैठाएंगे। सेम उसी प्रकार ये मॉड्यूलेशन है। मान लीजिए कि हमको फोन किए और वो फोन लगाना है अमेरिका या बहुत दूर लगाना है,
तो जाने के लिए उसको चाहिए हाई हाई फ्रिक्वेंसी वाला। यार छोड़िए फोन लगाए या फिर टीवी चाहिए, टीवी चलाना है, उसको चाहिए हाई फ्रिक्वेंसी, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी तो आएगा नहीं। तो क्या है कि किसी निम्न आवृत्ति वाली सूचना, जैसे हम फोन की यहाँ से निकला छोटा आवृत्ति का, कम आवृत्ति का सूचना या सिग्नल को उच्च आवृत्ति, जैसे हम चाचा जी को ऑटो से लिए, ऑटो पे बैठाए और उसको कहाँ चढ़ाए, ट्रेन पे। कहाँ चढ़ाए, ट्रेन पे। ऑटो क्या था कि ऑटो कम पावरफुल था, निम्न आवृत्ति का था, और ट्रेन क्या है, उच्च आवृत्ति। तो चाचा जी को ऑटो से उतार करके ट्रेन पर जो चढ़ाए, जो ट्रेन पर चढ़ाए, इसकी जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। सिंपल है। निम्न आवृत्ति वाले सूचना सिग्नल तरंग को उच्च आवृत्ति वाले वाहक तरंग पर अध्यारोपित, मतलब उसमें चढ़ाने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। यानी याद रखिए, चाचा जी से याद रख सकते हैं। क्या है कि चाचा जी को कानपुर भेजे, तो कानपुर भेजने के लिए कि हम लोग क्या किए कि ऑटो से जा नहीं सकते, ऑटो पर यहाँ स्टेशन भेजे। स्टेशन से क्या हुआ कि स्टेशन गया और उसको ट्रेन पे चढ़ाए। क्या किया, ट्रेन पे चढ़ाए, तो कम पावरफुल गाड़ी से उसको हाई पावरफुल गाड़ी पे बैठाए। यहाँ क्या है कि निम्न आवृत्ति वाले सूचना सिग्नल को, मतलब जो फोन से निकला सुनना, उसका आवृत्ति क्या है, कम है, उसको क्या किए, हाई फ्रिक्वेंसी चढ़ाए। तो क्या हुआ, उच्च आवृत्ति वाले वाहक तरंग पर, जो मतलब तरंग पर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन करते हैं। एकदम याद हो जाएगा। क्या है कि इसका कितना प्रकार है, 3 प्रकार, आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन और कला मॉड्यूलेशन। आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन और कला मॉड्यूलेशन। कितना है, आयाम, आवृत्ति और कला। याद रखिए, इतना लिखिएगा, 2 नंबर मिलेगा। और कुछ नहीं कीजिए, एक फिगर बना सकते हैं इसमें, सिंपल सा इस तरह से बना दीजिएगा। बस कुछ नहीं कीजिए, यहाँ लीजिए इस तरह। मिल गया, एक मिनट बनाते हैं। देखिए यहाँ बनाते हैं, ये मेरा वाहक तरंग। क्या है, वाहक तरंग उच्च आवृत्ति वाला, और मेरा है ये सूचना तरंग निम्न आवृत्ति वाला। सूचना तरंग लिखिए इसमें, सूचना तरंग। अब क्या हुआ कि इसमें ग्राफ एकदम सिंपल सा खींच दीजिए, सिंपल सा इस तरह से। कोशिश करें दोनों बराबर हो। इसमें हम पहले इसको खींच देते हैं। यहाँ खींच दिया, थोड़ा जगह का दिक्कत है, आप देख लीजिए। और इसी में आते हैं, ये होगा अंदर इस तरह से। ये जो नया बना, ये क्या है, मेरा यही मॉड्यूल्ड तरंग मॉड्यूलेशन, यही है। इसको बना दीजिए, एकदम नंबर मिलेगा आपको। अब आप समझिए व्योम तरंगे। क्या समझिए, व्योम तरंगे क्या होता है समझिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए समझिएगा कि ऐसा इसको हटाइए, उसको समझते हैं, छोड़िए, यहाँ समझते हैं। पहले 3 तरह का तरंग होता है, एक धरती से जाता है, एक आकाश से, और एक व्योम होता है, यानी इसको बोलते हैं स्पेस वेव। क्या बोलते हैं, स्पेस वेव। समझिएगा, जो एक तरंग है, उसको एक समझिएगा, एक एंटीना से निकला और दूसरा एंटीना सीधा गया, इस तरह से। इसको तीनों बनाते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ बनाते हैं। 1 मिनट समझिएगा, फिर इस पर फिर लैंग्वेज। ये एंटीना है। पहला तरंग क्या है, पहला तरंग क्या है कि एकदम सीधा निकला और चला गया, सीधा निकला, क्या हुआ, और चला गया। एकदम एक एंटीना से निकला और चला गया, इसका नाम रखे हैं आधार तरंग, बेस तरंग, बेस वेव, बेस वेव। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि निकला, लेकिन पहले कहाँ गया, पहले गया आयन मंडल के पास, वहां से टकराया और फिर आया, यहां से निकला और आयन मंडल के पास गया, टकराया, आया। इसका नाम रखे आकाशीय तरंग है। क्या नाम रखे हैं, आकाशीय तरंग। और एक क्या होता है, इससे ज्यादा हाई पावर का होता है, और हाई पावर का होता है, इससे ज्यादा हाई पावर का। एक क्या होता है कि निकलता है, लेकिन आयन मंडल छेद करके एक सैटेलाइट से टकरा करके फिर वापस आता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं
स्पेस वेव। क्या बोलते हैं? स्पेस वेव। अब बोलेगा लिखा हुआ है, पिछले जो लिखा हुआ था पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं वहां क्या लिखा हुआ था, लेकिन ये ग्राफ समझिएगा बहुत जरूरी है। ग्राफ से आपको परिभाषा याद होगा। तीन तरह का है, इसमें दो है लिखा हुआ है, तीसरा का भी समझाते हैं। एक होता है कि एक तरंग निकला, इससे एंटीना से निकला और यहाँ दूसरा एंटीना चलेगा सीधा, यहाँ से निकला सट से यहाँ से आ गया सीधा, इसका नाम क्या है? आधार तरंग। क्या नाम है? आधार तरंग। उसका ऊर्जा क्या होता है? इसका एनर्जी सबसे कम होता है, इस तीनों में सबसे एनर्जी कम होता है आधार तरंग का। निकला और सीधा चला गया। फिर क्या है? फिर क्या है कि इसके बाद ध्यान रखिए, इसमें अभी क्या हुआ कि निकला, लेकिन क्या हुआ कि सीधा नहीं आया, पहले उस आकाश में गया और आयन मंडल से टकरा करके फिर नीचे आया, फिर दूसरा एंटीना पे यहाँ से निकला और आसमान में गया, आकाश के पास। आकाश में क्या है? आयन मंडल के पास गया और वहां से टकरा करके फिर वापस आया, वहां से टकरा करके फिर वापस आया। तो इसमें क्या हुआ कि इसका नाम रखिए क्या? आकाशीय तरंग है। ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग जो एक एंटीना से संचालित होकर निकाल कर दूसरे एंटीना तक आयन मंडल से परावर्तित होकर, कहां पे? आयन। यहाँ क्या है? यहाँ पे जो टकराया है इसका नाम क्या है? आयन मंडल। क्या नाम है? आयन मंडल। इसे टकराया और परावर्तित होकर दूसरा एंटीना तक आया, इसका नाम रखा, जो तरंग है इसका नाम रखा आकाशीय तरंग। आकाश में क्या टकरा गया वापस है। एक होता है कि खूब ज्यादा पावर का, एक बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो निकला और बहुत पावर गया आकाश, इस आयन मंडल को छेद करके सैटेलाइट से टकराया। कहां टकराया? सैटेलाइट से। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? आयन मंडल को बेधर करके उपग्रह ने सैटेलाइट से टकराया और टकरा करके वो लौटता है, यहां से गया फिर आयन मंडल को छेद करके सैटेलाइट से टकराया, फिर आके वापस लौटा यहाँ पे। इसका नाम क्या रखे हम लोग? इसका नाम रखे हम लोग स्पेस वेव। क्या नाम रखे? स्पेस वेव। देखिएगा क्या है कि आधार तरंग क्या है कि एक एंटीना से निकला सीधा दूसरा चला गया, इसमें क्या आयन मंडल से टकरा के वापस आया, और फिर क्या है? एंटीना से टकरा थी, उससे टकरा गया सैटेलाइट से, इसका नाम रखे स्पेस वेव। देखिएगा हिंदी बोलते हैं व्योम तरंग। ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी आवृत्ति अत्यधिक हो, बहुत ज्यादा आवृत्ति होता है, अत्यधिक, और जो आयन मंडल को छेद भेदन करके उपग्रह से टकरा कर लौटता है, उसे स्पेस वेव या फिर व्योम तरंगे कहते हैं। स्पेस वेव इसी का बोलते हैं हम लोग व्योम तरंगे। आकाशीय वेव क्या है? ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग जो एंटीना, एक एंटीना से निकलता है और दूसरा एंटीना तक पहुंचने, मतलब दूसरा एंटीना तक कैसे पहुंचता है? तो आयन मंडल से टकरा करके, पिछला सैटेलाइट से टकराया, ये आयन मंडल से टकरा करके लौटता है, जिसका नाम रखिए आकाशीय वेव। ठीक है, और ये क्या है? ये क्या है? तो आधार तरंग है, बेस तरंग है। ये क्या? सीधा एक एंटीना से दूसरा एंटीना चला गया। आप देख लीजिए।